ओके, हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री एज पर द एसएससी। तो स्टार्ट करते हैं। This is our disclaimer slide which says the images used in our slide deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we will remove the images promptly. Moving on. This is our index slide. तो आज हम ये चीज़ें पढ़ने वाले हैं जिसमें सबसे पहले आता है redox reactions. In redox reactions, we will study about the oxidation and reduction and about balancing the redox reactions. दूसरा हम चीज़ पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में एंड फैराडेज लॉ के बारे में. थर्ड चीज़ हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम फंक्शनल ग्रुप्स, आइसोमेरिज्म और उसके टाइप एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म और उसके टाइप के बारे में पढ़ेंगे. फोर्थ एंड लास्ट चीज़ हम पढ़ने वाले हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, जिसमें हम पॉल्यूटेंट्स और ग्रीन केमिस्ट्री के बारे में ब्रीफ में पढ़ेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. रिडॉक्स रिएक्शंस. रिडॉक्स रिएक्शंस में सबसे पहले आता है ऑक्सीडेशन. तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की हानि. ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो हमारा एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करता है. ठीक है. एग्जाम्पल के लिए जिंक, हमारा जिंक 2+ + 2 इलेक्ट्रॉन हो गया. ठीक है. तो उसने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए और जिंक 2+ हो गया. उसके ऊपर चार्ज कितना आ गया? 2+ और कैटायन बन गया. ठीक है. दूसरा हमारा प्रोसेस होता है रिडक्शन. रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करना. जो भी हमारा एलिमेंट होगा वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा. एग्जाम्पल, कॉपर 2+ + 2 इलेक्ट्रॉन हमें कॉपर देता है. ठीक है. तो पहले कॉपर कैटायन की फॉर्म में था जिसमें 2+ चार्ज था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए तो वो कॉपर एटम बन गया. रिडॉक्स कपल्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है. तो व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? गेन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड कॉजेज ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है और ऑक्सीडेशन का कारण बनता है, यानी ऑक्सीडेशन कराता है. ठीक है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन कराता है. एग्जाम्पल KMnO4. दूसरा है रिड्यूसिंग एजेंट, जो अपोजिट होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के. रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लूज करता है, यानी इलेक्ट्रॉन को खो देता है और कॉज रिडक्शन, अपचयन का कारण बनता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल NaBH4. ठीक है. और रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, दोनों प्रोसेस एक साथ होते हैं, इसलिए उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं. ठीक है. रेड यानी रिडक्शन, ऑक्स यानी ऑक्सीडेशन. तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी हो रहा हो एंड रिडक्शन प्रोसेस भी हो रहा हो उसको रिडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शंस. अब अगर हमें रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना हो तो क्या करेंगे? पहले एक टर्म आती है हाफ रिएक्शन. हाफ रिएक्शन क्या होता है? बैलेंस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन सेपरेटली देन कंबाइन. हाफ रिएक्शंस होती हैं सिर्फ ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है या फिर सिर्फ रिडक्शन की रिएक्शन है तो उसको हाफ रिएक्शन बोलते हैं. ठीक है. दोनों साथ साथ हो रहे हैं तो उसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं. तो पहले हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शंस को अलग अलग कंबाइन बैलेंस करते हैं और फिर उनको कंबाइन कर देते हैं. ठीक है. ऐसे हम रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हमें दी हुई है ये. ठीक है. इसमें हमें दिया हुआ है 5H2O2, यानी H2O2 के 5 मॉलिक्यूल प्लस 10H पॉजिटिव, हाइड्रोजन के 10 कैटायन. हमें जब इन दोनों को जोड़ा तो मिले हमें 5 मॉलिक्यूल ऑफ O2 एंड 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O प्लस 10 इलेक्ट्रॉन. ठीक है. ये थी हमारी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. ऑक्सीडेशन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं और यहाँ पे वही हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं. ठीक है. प्रोडक्ट में इलेक्ट्रॉन और जो हाइड्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी वो H2O बन जा रहा है. ठीक है. रिडक्शन हाफ रिएक्शन हमारा ये रहा.
इसमें क्या हो रहा है, MnO4 नेगेटिव, ये हमारा एक अनायन है MnO4 नेगेटिव जो 8H पॉजिटिव के साथ जुड़ रहा है, प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं क्योंकि ये रिडक्शन रिएक्शन है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, तो रिएक्टेंट के साइड हमारे इलेक्ट्रॉन्स ऐड होने होंगे। ये हमें देगा Mn2 पॉजिटिव एंड 4 मोलिक्यूल्स ऑफ H2। ठीक है, तो हमने क्या करा, इन दोनों रिएक्शन को यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शंस को बैलेंस किया और देन उनको कंबाइन करना है। तो ये हमारी होगी बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन। क्या है ये, 2MnO4 नेगेटिव प्लस 5H2O2 प्लस 6H पॉजिटिव जो हमें देता है 2Mn2 पॉजिटिव प्लस 5 मॉलिक्यूल ऑफ O2 प्लस 8 मॉलिक्यूल ऑफ H2। अब ये बैलेंस है, ये कैसे हम चेक करेंगे, हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यानी दोनों साइड पे चेक करेंगे कि एलिमेंट के जो हमारे एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड इक्वल होने चाहिए। ठीक है, और रिएक्शन हमारी बैलेंस होनी चाहिए, चार्ज भी हमारा बैलेंस होना चाहिए। तो देख लेते हैं, 2MnO4 नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है मैंगनीज और इधर साइड पे 2 है मैंगनीज। ठीक है, बाकी कहीं भी नहीं है। अब यहाँ पे है 5H2O2। ठीक है, तो पहले ऑक्सीजन का ही देख लेते हैं। ऑक्सीजन हमारे 2 है इधर और यहाँ पे कितने हैं, 5 2 जा 10 यानी 10, 10 प्लस 2 12 एंड हाँ तो 12 है। ठीक है, 5 2 10 एंड हमारे 8। ठीक है, तो 18 है। सो बेसिकली हमारी एक बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन हो गई। ठीक है, ये हमारी बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन हमने दी है। अगर हिंदी में बोले तो रिडॉक्स प्रतिक्रियाओं का संतुलन करना, ऑक्सीकरण और अपचयन अर्ध अभिक्रियाओं को अलग अलग संतुलित करके फिर संयोजित करना है। ठीक है, और ये हमारी ऑक्सीकरण अर्ध प्रतिक्रिया, ये अपचयन अर्ध प्रतिक्रिया और ये संतुलित रिडॉक्स प्रतिक्रिया। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर आ गए हैं हम। इसमें पहला चीज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। क्या होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होती हैं वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती हैं। ठीक है, यूजिंग 2 इलेक्ट्रोड्स एंड एन इलेक्ट्रोलाइट। हम इसमें 2 इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं और एक इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट एक सॉल्यूशन जैसा होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड्स हमारी प्रेजेंट होती हैं एंड वो 2 इलेक्ट्रोड्स आपस में थ्रू वायर एंड थ्रू इलेक्ट्रोलाइट कनेक्टेड होती हैं और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, पहला आता है गैल्वेनिक सेल जिसको हम वोल्टेक सेल भी बोलते हैं। इसकी क्या डेफिनेशन है, कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये क्या कर रही है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है, पहली चीज। कंपोनेंट्स क्या होते हैं इसके, एनोड जो कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड होती है, कैथोड जो कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होती है, इलेक्ट्रोलाइट जो कि इलेक्ट्रोड के बीच में आयन को कंडक्ट कराता है। ठीक है, मतलब एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड को आयंस पहुंचाता है। सॉल्ट ब्रिज जो कि 2 हाफ सेल्स जो है हमारी, जो एनोड पर एक हाफ सेल एनोड पर चल रही है और एक हाफ सेल कैथोड पर है, तो उनको आपस में कनेक्ट करता है एंड मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। हिंदी में बोले तो एनोड ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, कैथोड धनात्मक इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोड के बीच आयनों का संचालन करता है, सॉल्ट ब्रिज 2 अर्ध सेलों को जोड़ता है और विद्युत तटस्थता बनाए रखता है। ठीक है, तो ये काम होता है हमारे सॉल्ट ब्रिज का। सॉल्ट ब्रिज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। हिंदी में बोले तो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का काम होता है। ओके, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं,
एनोड होता है, कैथोड होता है और इलेक्ट्रोलाइट होता है। इसमें एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है और इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ी सी अपोजिट है पीछे जो हमने गैल्वेनिक सेल पढ़ी उसके बारे में। उसमें जो एनोड था उसमें नेगेटिव था, कैथोड पॉजिटिव था। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है और कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। फेराडेज लॉज, तो फेराडे ने एक नियम दिया था, लॉ दिया था, तो उनके लॉ के अकॉर्डिंग change in the magnetic field within a closed loop induces an electric current in that loop. loop क्या होता है, कोई चीज यहाँ से स्टार्ट हो रही है और घूम घाम के ये सारे प्रोसेस के बाद वो वहीं खत्म हो जा रही है, उसे एक लूप बोलते हैं। ठीक है, तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विद इन अ क्लोज लूप, अगर कोई क्लोज लूप है, जो चीज जहां से स्टार्ट हो रही है वहीं आके खत्म हो रही है, उसको क्लोज लूप बोल रहे हैं हम। तो किसी भी क्लोज लूप में अगर मैग्नेटिक फील्ड का चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, तो इलेक्ट्रिक करंट उस लूप में इंड्यूस होगा, क्रिएट होगा। ठीक है, हिंदी में बोले तो एक बंद लूप के भीतर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन उस लूप में विद्युत धारा उत्पन्न करता है। ये हमारा फैराडे के नियम है जो उन्होंने बोला था। फैराडे एक साइंटिस्ट थे, तो उनके नाम पे उन्होंने ये नियम दिया था, तो उनके नाम पे ये फैराडेज लॉ कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हमने सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स किन्हें कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, ऐसे कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इसके टाइप्स कौन कौन से हैं? एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। ठीक है, 3 टाइप के हाइड्रोकार्बन है, एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। एल्केन्स में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। एल्केन्स जो होता है उसमें हर मॉलिक्यूल के बीच, हर एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। एल्कीन्स में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। एल्कीन्स में जो एटम्स हैं उनके बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, एल्केन्स को हम, क्योंकि हमारे पास बस कार्बन और हाइड्रोजन का ही मॉलिक्यूल होगा जिनको हम हाइड्रोकार्बन बोल रहे हैं, तो उनका जनरल फॉर्मूला ये होता है एल्कीन्स का, CnH2n+2। ठीक है, एन आपका कुछ भी 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एन जो है हमारा वो कुछ भी हो सकता है। तो सी अगर हम 1 रख रहे हैं तो C1 आ जाएगा यहाँ पे, तो उसको C ही लिख देंगे। H और 1 की यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + 2 कितना हो गया 4, तो हमारा हो गया CH4, जिसको हम मीथेन बोलते हैं, वो हमारा एक एल्केन होता है। ठीक है, सिमिलरली एल्कीन्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n। अब यहाँ पे अगर हम 1 रखें तो CH2, क्योंकि 2 × 1 2 हो जाएगा, तो CH2 जो होता है ये जो एल्कीन्स होते हैं ये N=2 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो C2H 2 2 जा 4, तो C2H4। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इथीन। ठीक है, तो वो होता है एल्कीन, और इसका जनरल फॉर्मूला हमने बता दिया। एल्काइन जो होते हैं वो होते हैं ये CnH2n-2, ये इनका होता है जनरल फॉर्मूला। ठीक है, इसमें N=3 रखते हैं, तो C3H 2 3 जा 6 6 - 2 4, तो C3H4। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा और इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। सिमिलरली यहाँ पे आपको हिंदी में समझाया गया है कि हाइड्रोकार्बन के प्रकार होते हैं एल्कीन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस, और उनका जनरल फॉर्मूला दिया गया है, जैसे एल्केन का CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2। ठीक है, N 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। एल्केन के लिए 1 से स्टार्ट होता है, एल्कीन के लिए 2 से स्टार्ट होता है। ठीक है, अगर एल्काइंस में हम 2 रखें तो कितना आएगा? C2 2 2 जा 4, 4 - 2 2, यानी कि C2H2। ठीक है, तो N=2 एल्कीन और एल्काइंस से रखा जाता है, N=1 नहीं होता, ना ही एल्काइंस में ना ही एल्कीन्स में।
इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे मीथेन, मीथेन हो गया एग्जाम्पल एल्केन्स का, इथीन, इथीन हमारा एग्जाम्पल हो गया एल्कीन्स का, और इथाइन, इथाइन हमारा एग्जाम्पल हो गया एल्काइन का। अगर हम इसका जनरल फॉर्मूला चेक करें तो बैठ रहा है, सही बैठ रहा है, ठीक है। CH4N = 1 रख के आ रहा है, C2H4N = 2 रख के आ रहा है एल्कीन में, और C2H2N = 2 रख के आ रहा है एल्काइंस में, ठीक है। इसको हम यहाँ पे ये वाली चीज हटा देते हैं, ओके। फंक्शनल ग्रुप्स, तो फंक्शनल ग्रुप्स क्या होता है हमारे कुछ ग्रुप्स जिनके अलग अलग फंक्शन है। जैसे सबसे पहले है हमारा एल्कोहल्स, एल्कोहल्स को जनरली हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ROH, ठीक है। R हमारा कोई भी कार्बन की चेन हो सकती है, ठीक है, बट लास्ट में अगर OH लग रहा है दैट मीन्स वो एल्कोहल ग्रुप में आता है, फॉर एग्जाम्पल इथेनॉल। दूसरा होता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, सिमिलरली R और इसका सिंबल है COOH, ठीक है। अगर कोई भी हमारा कार्बन चेन है, कोई भी कार्बन का हमारा हाइड्रोकार्बन है, उसमें COOH प्रेजेंट है, मतलब वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से बिलोंग करता है, फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड। थर्ड है हमारा एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, कीटोन्स फोर्थ मान लेते हैं, तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स ये हमारे कार्बोनाइल ग्रुप होते हैं, ठीक है। कार्बोनाइल मीन्स कार्बन और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट है। एंड कैसे होता है, जैसे एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं RCHO से। R हमारा कोई भी कार्बन चेन का हाइड्रोकार्बन हो जाएगा, एंड CHO अगर उसमें लगा हुआ है दैट मीन्स वो एक एल्डिहाइड है, ठीक है। एंड R के साथ अगर C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है दैट मीन्स वो हमारा कीटोन की कैटेगरी में है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल है एल्डिहाइड का है फॉर्मेल्डिहाइड एंड कीटोन का है एसीटोन। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एल्डिहाइड एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कीटोन, ओके। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही एक कॉन्सेप्ट आता है आइसोमेरिज्म, ओके। तो आइसोमेरिज्म के टाइप्स पढ़ते हैं। पहला है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, देन जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म, देन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। आइसोमेरिज्म को अगर आसान भाषा में बोले तो आइसोमेरिज्म होता है जब स्ट्रक्चर आपका सिमिलर दिख रहा हो, लेकिन जो पोजीशन है हमारे फंक्शनल ग्रुप्स की या फिर हाइड्रोजन की वो किसी ना किसी तरीके से चेंज्ड है, ठीक है। बॉन्ड जो हमारे लगे हुए हैं कार्बन के अराउंड वो किसी ना किसी पोजीशन में है, मतलब एक दूसरे से डिफरेंट है। तो उन दोनों को मतलब उनका जो जनरल फॉर्मूला होगा ना वो सेम होगा, अगर कार्बन काउंट करे और हाइड्रोजन काउंट करे तो सेम नंबर में होंगे, लेकिन वो लगे कैसे हुए हैं, कैसे बॉन्ड किया हुआ है उन्होंने कार्बन के साथ, वो डिफरेंट होता है। तो ऐसे जो कंपाउंड से मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम आइसोमर्स बोलते हैं, ठीक है। एंड ये जो फिनोमेना है इसको हम आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो इसके टाइप्स 3 टाइप्स है मेजरली, स्ट्रक्चरल, जियोमेट्रिक एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है। पहला आता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो कंपाउंड्स विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, लेकिन जो स्ट्रक्चर है अगर स्ट्रक्चर पे ध्यान दें तो स्ट्रक्चर उनका डिफरेंट होता है। ऐसे कंपाउंड्स को हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म दिखाते हुए कहते हैं कि ये जो कंपाउंड्स है ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो कर। एग्जाम्पल है हमारा N-ब्यूटेन वर्सेस आइसोब्यूटेन। N-ब्यूटेन जब आप बनाओगे और आइसोब्यूटेन का जब आप स्ट्रक्चर देखोगे, दोनों का जो जनरल फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम होगा, C और H सेम नंबर में दोनों में प्रेजेंट है। बट अगर स्ट्रक्चर देखे N-ब्यूटेन का और आइसोब्यूटेन का तो दोनों का एक दूसरे से काफी अलग होगा। तो ऐसे आइसोमर्स को स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। चेन आइसोमेरिज्म होता है डिफरेंट कार्बन चेन अरेंजमेंट्स, ओके। मतलब चेन से ही पता चल रहा है कि जब कार्बन कार्बन के साथ जुड़ते रहते हैं तो एक लंबी चेन बना लेते हैं, ठीक है। तो कार्बन चेन जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होता है, किसी एक बॉन्ड के अराउंड कार्बन चेन का अरेंजमेंट डिफरेंट होगा किसी 2 मॉलिक्यूल्स में, तो वो चेन आइसोमर्स हो गए, ठीक है। फिर आता है पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप्स अटैच्ड एट डिफरेंट पोजीशंस ऑन द कार्बन चेन। अब जो हमारी कार्बन चेन है उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट पोजीशन पर अटैच्ड है 2 मॉलिक्यूल में, उनका जनरल फॉर्मूला, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट अराउंड कार्बन चेन जो फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है वो डिफरेंट पोजीशन पे अटैच्ड है।
तो इसका मतलब वो आपस में जो दो मॉलिक्यूल है वो आपस में पोजिशन आइसोमर्स हुए। ठीक है, दोनों को अगर हिंदी में बोले तो श्रृंखला समवयवता विभिन्न कार्बन श्रेणी व्यवस्था को कहते हैं एंड स्थिति समावयवता कार्बन श्रेणी पर विभिन्न स्थानों पर जुड़े कार्यात्मक समूह को कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है, मतलब फंक्शनल ग्रुप ही अलग अलग है। ठीक, तो कार्यात्मक समूह समावयवता विभिन्न कार्यात्मक समूह को अगर विभिन्न कार्यात्मक समूह प्रेजेंट हैं दो मॉलिक्यूल्स में तो तब हमारा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होता है। नेक्स्ट आता है हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। मॉलिक्यूल्स विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट्स। अब क्या है, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो सेम है लेकिन स्पेशल अरेंजमेंट्स 3D में स्पेस में अगर हम उसका अरेंजमेंट देखें कि कैसे एटम्स उसमें लगे हुए हैं तो वो डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम स्टीरियोआइसोमर्स बोलते हैं या स्टीरियोआइसोमेरिज्म इस फिनोमेना को बोलते हैं, यानी समान अणुसूत्र लेकिन भिन्न स्थानिक व्यवस्था वाले अणु स्टीरियोआइसोमेरिज्म शो करते हैं। जिसमें पहला आता है हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। डिफरिंग अराउंड अ डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड है उसके आसपास जो हमारे ग्रुप ऑफ एटम्स है वो डिफरेंट है। ठीक है, डिफरेंट पोजीशन पे लगे हुए हैं मतलब, तो एक दोहरे बंधन के आसपास भिन्नता कैसे है, तब वो जो हमारा कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है वो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। इसमें सिस्ट आइसोमर्स और ट्रांस आइसोमर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कुछ भी हमारा कंपाउंड है वो सिस आइसोमर एक मतलब दो मॉलिक्यूल्स हैं, एक सिस आइसोमर होगा और दूसरे वाला ट्रांस आइसोमर होगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहे होंगे। एग्जांपल है इसका सिस 2 ब्यूटीन वर्सेस ट्रांस 2 ब्यूटीन। ठीक है, सिस वर्सेस ट्रांस। ओके, सिस में क्या होता है, बेसिकली जो हमारा डबल बॉन्ड है उसके आसपास जो हमारे ग्रुप ऑफ एटम्स है वो सेम साइड पे होंगे, डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम सेम साइड पे होंगे। माने ये हमारा डबल बॉन्ड हो गया, तो जो एटम यहाँ पे है ग्रुप ऑफ एटम, जैसे मान लो यहाँ पे मैं वैसे समझा देती हूँ आपको, जैसे यहाँ पे कार्बन है, C डबल बॉन्ड C है, ठीक है, और इससे A यहाँ पे अटैच्ड है, A यहाँ पे अटैच्ड है। ठीक है, तो B यहाँ पे अटैच्ड है एंड B यहाँ पे अटैच्ड है, इसको सिस बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि डबल बॉन्ड के अराउंड जो हमारा ग्रुप ऑफ एटम सेम है वो सेम साइड पे है। ठीक है, जो सेम है वो सेम साइड पे है, उसको सिस बोलते हैं। एंड ट्रांस किसको बोलते हैं, जिसमें हमारे डबल बॉन्ड के साइड पे जो हमारा सेम एटम का ग्रुप है वो एक दूसरे के अपोजिट में हो, इसको हम ट्रांस बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे पढ़ते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। Molecules that are non-superimposable mirror images are known as enantiomers and the phenomenon is known as optical isomerism. तो बेसिकली ऐसे अणु जो अध्यारोपित ना किए जा सकने वाले दर्पण प्रतिबिंब होते हैं वो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं और उन्हें एनांशियोमर्स बोलते हैं। ठीक है, अगर आप शीशे की जैसी इमेज, जो शीशे में दिखने वाली इमेज किसी मॉलिक्यूल की बना दो, ठीक है, और फिर उस इमेज को इनिशियल वाली इमेज पे रख के देखो तो वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल है, उस पर नहीं रखी जाएगी, मैच नहीं करेगी। ठीक है, ऐसे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको एनांशियोमर्स बोलते हैं और ये जो फिनोमेना है इसको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, इनमें कैसे डिफरेंट करते हैं, जो दो मॉलिक्यूल है इसमें से एक R फॉर्म में होगा, एक S फॉर्म में होगा। ठीक है, एक के सामने R लगा होगा, एक के सामने S लगा होगा। एग्जाम्पल है इसका R लैक्टिक एसिड वर्सेस S लैक्टिक एसिड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस अकरिंग इन द एनवायरमेंट एंड देयर इफेक्ट्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड इकोसिस्टम्स। पर्यावरण में होने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं और अपने जीवों और परिस्थितिक तंत्रों पर प्रभावों का अध्ययन जो होता है वो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कहलाता है। ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट में जो भी केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म पे या फिर इकोसिस्टम पे, इकोसिस्टम में सब आ गए, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, जितने भी हैं एक्वेटिक एनिमल्स सब आते हैं। तो इकोसिस्टम पे और लिविंग ऑर्गेनिज्म में
पर क्या इफेक्ट इन केमिकल प्रोसेसेस का पड़ रहा है जो हमारे एनवायरनमेंट में हो रहे हैं, तो इन सब के बारे में जो पढ़ना होता है उसको एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, इनकी नॉलेज को एनवायरमेंटल केमिस्ट्री या इनकी स्टडी को एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बोलते हैं। इसमें हमारी पहली चीज आती है पॉल्यूटेंट्स। पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? पॉल्यूटेंट्स आपको थोड़ा थोड़ा पॉल्यूशन से रिलेटेड लग रहा होगा, है ना। पॉल्यूशन क्या होता है कि प्रदूषण, है ना। प्रदूषण क्या होता है? जब आप मिक्सचर हो जाए पॉल्यूटेंट्स का हमारे एनवायरनमेंट में, तब पॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो पॉल्यूटेंट क्या हुआ? वो चीज जो प्रदूषण क्रिएट करते हैं, बनाते हैं या लाते हैं, जिनकी वजह से प्रदूषण होता है। तो सब्सटेंसेस दैट कंटामिनेट द एनवायरनमेंट, बिल्कुल ऐसे पदार्थ जो पर्यावरण को दूषित करते हैं, उन्हें हम पॉल्यूटेंट यानी प्रदूषक कहते हैं। ठीक है, इनकी भी 3 कैटेगरी होती है मेजरली। पहले एयर पॉल्यूटेंट्स, वाटर पॉल्यूटेंट्स एंड देन सॉइल पॉल्यूटेंट्स। वायु प्रदूषक, जल प्रदूषक एंड मिट्टी यानी सॉइल प्रदूषक। एयर पॉल्यूटेंट्स में हमारे हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स यानी NO2, NO3, जो भी जितने भी होते हैं सब हमारे पॉल्यूटेंट एयर पॉल्यूटेंट होते हैं, और पर्टिकुलेट मैटर। ठीक है, तो ये सारे हमारे एयर पॉल्यूटेंट्स में आते हैं। ठीक है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो पोल्यूशन क्रिएट करती है, प्रदूषण क्रिएट करती है। ऐसे ही सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड्स गैस होती हैं वो सब क्या करते हैं? एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं। तो ऐसे पदार्थ को एयर पॉल्यूटेंट्स कहते हैं, वायु प्रदूषक कहते हैं। दूसरा आता है वाटर पॉल्यूटेंट्स, हेवी मेटल्स लाइक मर्करी एंड लेड, पेस्टिसाइड्स, फार्मास्यूटिकल्स। वाटर पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं? जैसे इसके एग्जांपल हमें दिए हैं हेवी मेटल्स। अगर हेवी मेटल्स को देखें, जैसे कि मरकरी हो गया, लेड हो गया, ये भी वाटर पोल्यूशन यानी जल प्रदूषण बनाते हैं। ठीक है, कॉज करते हैं। पेस्टिसाइड्स हो गए, कीटनाशक जो हम खेती में एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करते हैं, और फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, औषधि। तो औषधि यानी जो भी हम उनको, जैसे हम एग्रीकल्चर में जो भी कीटनाशक उपयोग करते हैं कीट को भगाने के लिए कि कोई इंसेक्ट नहीं आए हमारी, जो एग्रीकल्चर में जो भी हम अपनी लगा रहे हैं, जैसे कि गेहूं लगा रहे हैं या फिर जो है चावल लगा रहे हैं, तो उस पे कीट नहीं आए, उनको भगाने के लिए हम पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे वाटर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, यानी कि जल प्रदूषण क्रिएट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सॉइल पोल्यूटेंट्स। इनका एग्जांपल है ऑयल स्पिल्स, हैजार्डस केमिकल्स एंड हैवी मेटल्स। तेल के रिसाव, खतरनाक रसायन एवं भारी धातु, ये सब सॉइल पोल्यूटेंट्स यानी मिट्टी प्रदूषक होते हैं, जो सॉइल पोल्यूशन यानी कि मिट्टी का प्रदूषण क्रिएट करते हैं। ठीक है, ग्रीन केमिस्ट्री, फाइनली कुछ अच्छा। ग्रीन केमिस्ट्री क्या होता है? डिजाइन ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस दैट रिड्यूस और एलिमिनेट द यूज एंड जनरेशन ऑफ हैजार्डस सब्सटेंसेस। ओके, डिजाइन ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स का डिजाइन एंड प्रोसेसेस दैट रिड्यूस और एलिमिनेट द यूज एंड जनरेशन ऑफ हैजार्डस सब्सटेंसेस। और जो हैजार्डियस सब्सटेंसेस होते हैं, यानी कि जो घातक या फिर खतरनाक पदार्थ होते हैं, उनके यूज को और उनके जनरेशन को एलिमिनेट करने वाले प्रोसेस ग्रीन केमिस्ट्री में आते हैं। ठीक है, इसका प्रिंसिपल है वेस्ट मिनिमाइजेशन, डिजाइन नॉन टॉक्सिक एनिमल्स केमिकल्स एंड यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। हिंदी में बोले तो ऐसे रासायनिक उत्पाद और प्रक्रियाओं की डिजाइन जो खतरनाक पदार्थों के उपयोग और उत्पादन को कम करें या समाप्त करें, हरित रसायन में आते हैं। और इनके सिद्धांत है अपशिष्ट को न्यूनतम करना, गैर विषैले रसायनों की डिजाइन करना, नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग करना। ठीक है, ये सब जो भी चीजें हैं, ये सब ग्रीन केमिस्ट्री की हैं। ठीक है, तो इन्हें ज्यादा से ज्यादा करें, पॉल्यूशन कम से कम करें, एंड अपने एनवायरनमेंट को सेफ रखें और पॉल्यूशन ना फैलाएं। तो ये सब हमने पढ़ा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर, पॉल्यूटेंट्स एंड ग्रीन केमिस्ट्री। ठीक है, ग्रीन केमिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट। ओके, थैंक यू।